हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन टुडेज क्लास। पीआरएस का पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिया है। सो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, आई एम स्ट्रिक्टली सेइंग जाओ जाके पहले वो वीडियो देख लो, बिकॉज उस वीडियो में मैंने बीआरएस का मीनिंग, डेफिनेशन और बीआरएस क्यों प्रिपेयर करते हैं, ये तीनों ही टॉपिक बहुत ही इजीली एक्सप्लेन किए थे। काफी बेसिक से स्टार्ट किया था मैंने, सो आई होप तुम लोगों को समझ आ जाएगा। वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में है और साथ में चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, सो गो एंड वॉच दैट वीडियो बिफोर। ना आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैंने तुम लोगों को बताया था कि जितने भी बिजनेस ओनर्स होते हैं वो अपनी फर्म के नाम पर एक बैंक अकाउंट ओपन करते हैं। तो मान लो तुमने अपनी फर्म का एक बैंक अकाउंट ओपन किया, अब तुम बैंक से रिलेटेड सारे ही ट्रांजेक्शन्स कर पाओगे। तो तुमने जो भी ट्रांजेक्शन्स किए होंगे उनका बैंक अपनी पासबुक में रिकॉर्ड रखेगा। ठीक है, लाइक जो भी डिपॉजिट किए, जो भी विड्रॉल किए, उनको बैंक अपनी पासबुक में रिकॉर्ड करेगा और सेम उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को तुम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, राइट। सो एंड ऑफ द डे तुम दोनों की ट्रांजेक्शन्स आपस में मैच करेंगे और लास्ट में तुम्हारा बैलेंस भी आपस में मैच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर कुछ केसेस में हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में मैच नहीं होता, राइट। तो उन्हीं रीजंस को रेक्टिफाई करने के लिए हम लोग बीआरएस प्रिपेयर करते हैं, एम आई राइट। ना आज की क्लास में हम लोग उन्हीं रीजंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्यों कैशबुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस एक दूसरे से मैच नहीं होता, कॉजेज ऑफ डिफरेंस इन द कैशबुक एंड पासबुक बैलेंस। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन और सेकंड है एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन का मीन्स है कि मान लो तुमने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने में टाइम गैप कर दिया होगा और इसमें हमारे पास 9 पॉइंट्स हैं। सेकंड, एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन का मीन्स होता है कि तुमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में कोई गलती कर दी है। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं। नाउ सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन बैंक। इसका क्या मतलब है कि मान लो तुमने चेक इशू किया किसी को, इशू का मतलब होता है चेक देना। तो तुमने चेक दिया किसी को और उस इंसान ने वो चेक बैंक में लगाई ही नहीं, तो जब बैंक में नहीं लगाई तो पेमेंट कैसे होगा? इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो तुमने किसी राहुल नाम के इंसान को एक चेक दिया ₹50,000 का, ठीक है। ये चेक है, चेक इशूड ₹50,000। 50,000 का चेक दिया तुमने राहुल को 1 जनवरी को, ठीक है। तुमने उसको चेक दिया है, मतलब तुमने उसे पैसे दिए, तो तुम्हारे पास से अमाउंट माइनस हो जाएगा, है ना। तो तुम अपनी कैश बुक में 50,000 रुपीज माइनस कर लोगे, है ना। कब? 1 जनवरी को। पर राहुल को पैसे कब मिलेंगे? राहुल को पैसे तब मिलेंगे जब वो ये चेक बैंक में लगाएगा। जब वो बैंक को जाके चेक देगा तब बैंक उसको पैसे देगी, राइट। तो राहुल ने ये चेक बैंक में लगाया, पर कब लगाया? 3 जनवरी को, ठीक है। तो राहुल को पैसे कब मिलेंगे? 3 जनवरी को। तुम्हारे बैंक अकाउंट से पैसे कब कटेंगे? 3 जनवरी को, है ना। तो बैंक तुम्हारी पासबुक में 50,000 रुपीज कब माइनस करेगा? 3 जनवरी को माइनस करेगा, राइट। तुमने अपनी कैशबुक में अमाउंट कब माइनस किया? 1 जनवरी को। पर तुम्हारे बैंक से पैसे कब कटे? 3 जनवरी को, क्योंकि राहुल ने चेक 3 जनवरी को बैंक में लगाया, ठीक है। तो अब अगर हम 1 जनवरी को हमारी कैशबुक का और पासबुक का बैलेंस देखेंगे तो क्या बैलेंस में डिफरेंस आएगा? तुम्हारी कैशबुक से तो 50,000 रुपीज माइनस है 1 जनवरी को, पर पासबुक में नहीं माइनस है। पासबुक में तो 3 जनवरी को माइनस है। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या 1 जनवरी को तुम्हारी कैशबुक के बैलेंस में और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि कैशबुक का जो भी हमारा बैलेंस होगा उसमें से 50,000 रुपीज ऑलरेडी माइनस हो चुके होंगे, पर पासबुक में नहीं माइनस हुए होंगे, राइट। सो ये था हमारा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। चेक पेड इनटू द बैंक मतलब तुमने बैंक को चेक दी फॉर कलेक्शन, कलेक्ट करने के लिए। फॉर कलेक्शन का मीन्स होता है कि तुमने बैंक को चेक दिए, बैंक वो चेक कलेक्ट करेगा और तुम्हारे अकाउंट में पैसे ऐड कर देगा, मतलब तुम्हारे अकाउंट में पैसे डाल देगा। बट नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक, पर अभी तक बैंक ने उसको क्रेडिट नहीं किया, ठीक है। मैंने तुम लोगों को बताया था कि बैंक जब क्रेडिट करेगा मतलब वो हमारे अकाउंट में पैसे प्लस कर रहा है, राइट। ये मैंने तुम लोगों को बीआरएस के पार्ट 1 में पढ़ा दिया था। सो अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लेना, वरना ये समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है। सो अब टॉपिक पर आते हैं। तुमने बैंक को चेक दिया कि वो चेक कलेक्ट कर ले और हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर दे, ठीक है। पर बैंक ने उस चेक को अभी तक क्रेडिट नहीं किया। मान लो तुम्हारे पास एक चेक है, ये चेक तुम्हें तुम्हारे किसी कस्टमर ने दिया होगा,
ठीक है, तुमने उसे कोई सर्विस प्रोवाइड की होगी और उसने पेमेंट के बदले तुम्हें चेक दे दिया। तुम्हारे पास ये चेक है ₹50,000 का 1 जनवरी को। चेक मिला है मतलब तुम्हें पैसे मिले, है ना? तो तुम अपनी कैश बुक में क्या करोगे? ₹50,000 प्लस कर दोगे। कब? 1 जनवरी को। ठीक है, तुमने 1 जनवरी को अपनी कैश बुक में ₹50,000 प्लस कर दिए। अब तुमने ये चेक बैंक को भी दे दिया सेम डेट को, 1 जनवरी को तुमने ये चेक बैंक को भी दे दिया। ठीक है, तो बैंक को हमारे अकाउंट में 1 जनवरी को ₹50,000 प्लस कर देने चाहिए, पर बैंक ने उसे अभी तक क्रेडिट ही नहीं किया। बैंक ने उसे अभी तक प्लस नहीं किया, हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया मतलब प्लस नहीं किया, राइट? पर बैंक ने अभी तक ये पैसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किए, नॉट येट क्रेडिटेड बाय द बैंक। बैंक ने अभी तक 1 जनवरी तक हमारे अकाउंट में पैसे नहीं क्रेडिट किए। तो क्या 1 जनवरी को तुम्हारी पासबुक में ₹50,000 ऐड हुए होंगे? नहीं ऐड हुए होंगे, है ना? तो अब 1 जनवरी को अगर तुम अपनी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस देखोगे तो तुम्हारी कैश बुक में ₹50,000 एक्स्ट्रा ऐड लिखे होंगे, राइट? जबकि तुम्हारी पासबुक में ये अमाउंट नहीं लिखा होगा, तो तुम्हारे बैलेंस में डिफरेंस आएगा, राइट? आई होप ये पॉइंट भी क्लियर होगा तुम लोगों को। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, चेक पेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट डिसऑनर्ड बाय बैंक। ये बिल्कुल सेकंड पॉइंट की तरह है, बस इसमें डिफरेंस ये है कि सेकंड पॉइंट में बैंक ने अभी तक अमाउंट क्रेडिट नहीं किया था, इसमें बैंक ने चेक को डिसऑनर कर दिया। डिसऑनर मीन्स होता है चेक बाउंस हो जाना। बहुत सारे रीजंस होते हैं चेक बाउंस होने के, या तो मैंने चेक पे ओवर राइटिंग कर दी, या फिर चेक का टाइम ड्यूरेशन निकल चुका है, या फिर जिसने मुझे चेक दिया है उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, तो मैंने जैसे ही चेक लगाया मेरा चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, सेम एग्जाम्पल है, मान लो तुम्हारे पास एक चेक है ₹50,000 का 1 जनवरी को। ये चेक भी तुम्हें तुम्हारे किसी कस्टमर ने दिया होगा, तो तुम्हें चेक मिला है 50,000 का 1 जनवरी को, तो तुमने अपनी कैश बुक में ₹50,000 प्लस कर लिए होंगे। चेक मिला है तो ऑब्वियसली अमाउंट आया तो प्लस करेंगे 1 जनवरी को। अब तुमने ये चेक बैंक में लगा दी सेम डेट को 1 जनवरी को। ठीक है, तो तुमने तो अपनी कैश बुक में 50,000 1 जनवरी को रिकॉर्ड कर दिए, बट बैंक में जैसे तुमने चेक लगाया 1 जनवरी को, बैंक से ये चेक डिसऑनर हो गया। ठीक है, डिसऑनर हो गया मतलब तुम्हारे अकाउंट में अमाउंट नहीं आया। ठीक है, तो 1 जनवरी को अगर हम बैलेंस चेक करेंगे तो हमारी कैश बुक में ₹50,000 एक्स्ट्रा ऐड होंगे, और क्या हमारी पासबुक में ये अमाउंट ऐड होगा? नहीं ऐड होगा, तो हमारे बैलेंस में डिफरेंस आएगा, राइट? आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय द बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, किसको अलाउ किया? ऑब्वियसली हमें ही किया होगा। हमारा अगर किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है और मैंने उसको मेंटेन करके रखा है, तो बैंक मुझे इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, सो यही चीज यहाँ पर बोली गई है कि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया। तो मान लो 1 जनवरी को बैंक ने मुझे इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब इंटरेस्ट दिया। कितने का? ₹5,000। 5,000 का बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया 1 जनवरी को, तो मेरी पासबुक में ₹5,000 प्लस कर दिए होंगे बैंक ने। कब? 1 जनवरी को। ठीक है, पर मेरे पास इस चीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ना मुझे कोई मैसेज आया, ना ही बैंक की तरफ से कोई कॉल आया। मेरे पास इस ट्रांजेक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या मैंने अपनी कैश बुक में 1 जनवरी को ये ₹5,000 प्लस किए होंगे? नहीं प्लस किए होंगे, राइट? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम कैसे प्लस कर लेंगे? नाउ 1 जनवरी को जब हम हमारे बैलेंसेस कंपेयर करेंगे पासबुक और कैश बुक के बैंक कॉलम के, तो हमारी पासबुक में तो ₹5,000 इंटरेस्ट के ऐड होंगे, पर हमारी कैश बुक में इसका कोई ट्रांजेक्शन नहीं होगा। तो क्या हमारे कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आएगा? बिल्कुल आएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। मान लो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ₹5,000 बैलेंस अवेलेबल है। ठीक है, ये बैलेंस अवेलेबल है 5,000 का, पर तुमने बैंक से ₹8,000 विड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब देखो बैलेंस तो सिर्फ 5,000 है, पर तुमने ₹3,000 एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिए, राइट?
तो ये जो एक्स्ट्रा तुमने विड्रॉ किया है इसको हम लोग बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट, ओवरड्रॉन, इसको हम लोग कई नामों से जानते हैं। हमारे अवेलेबल बैलेंस से हम जितना एक्स्ट्रा विड्रॉ करते हैं उसे हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, अब तुमने ये जो एक्स्ट्रा पैसे विड्रॉ किए हैं ये तुम्हें बैंक को वापस करने पड़ेंगे, बिल्कुल वापस करने पड़ेंगे, और हो सकता है बैंक तुमसे इस अमाउंट पर इंटरेस्ट भी चार्ज कर ले। ठीक है, यही हुआ है यहाँ पर, बैंक ने हमसे हमारे ओवरड्राफ्ट पर इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। ठीक है, अब उसने इंटरेस्ट चार्ज किया। चार्ज करने का मतलब होता है पैसे ले लेना, मतलब हमारे अकाउंट से बैंक ने अपने ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट कट कर लिया, डिडक्ट कर लिया। तो चार्ज करना मतलब डिडक्ट करना या फिर माइनस करना। ठीक है, इसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो 1 जनवरी को बैंक ने मेरे अकाउंट से 500 रुपीज ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट डिडक्ट कर लिया। ठीक है, ओवरड्राफ्ट इंटरेस्ट माइनस कर लिया। ठीक है, 1 जनवरी को। पर मुझे तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है ना, मुझे नहीं बताया बैंक ने कि उसने मेरे अकाउंट से इंटरेस्ट डिडक्ट किया है। तो क्या मैंने मेरी कैश बुक से 500 रुपीज माइनस किए होंगे? नहीं माइनस किए होंगे, क्योंकि मेरे पास इस ट्रांजेक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर हम बैलेंस कंपेयर करेंगे तो 1 जनवरी को मेरी पासबुक में 500 रुपीज माइनस होंगे एक्स्ट्रा, और मेरी कैश बुक में नहीं माइनस हुआ होगा, तो हमारे बैलेंस में डिफरेंस आएगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक। बैंक ने मेरे अकाउंट से कमीशन चार्ज कर लिया या फिर बैंक चार्जेस चार्ज कर लिए। चार्ज करने का मीन्स मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि अमाउंट माइनस करना या फिर अमाउंट डिडक्ट कर लेना। ठीक है, मान लो बैंक ने मेरे अकाउंट से 1 जनवरी को बैंक चार्जेस माइनस कर लिए, डिडक्ट कर लिए, या फिर कमीशन चार्ज कर लिया। अब मेरे पास इस ट्रांजेक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक तुमसे पूछेगा थोड़ी ना कि हम आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट कर लें, आप गरीब तो नहीं हो जाएंगे, राइट? सो मेरे पास इस ट्रांजेक्शन की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो क्या मैंने अपनी कैश बुक में ये दोनों चीजें माइनस की होंगी? नहीं माइनस की होंगी। क्यों? क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। अब अगर 1 जनवरी को हम अपना कैश बुक के बैंक कॉलम का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस आपस में कंपेयर करेंगे तो क्या हमारा बैलेंस मैच होगा? नहीं मैच होगा। क्यों? क्योंकि बैंक ने तो मेरी पासबुक में बैंक चार्जेस और कमीशन माइनस किया है, पर क्या मैंने ये दोनों ट्रांजेक्शंस अपनी कैश बुक से माइनस किए? नहीं माइनस किए। तो एट द एंड मेरा बैलेंस नहीं मैच होगा। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इनटू द बैंक। मान लो तुमने किसी कस्टमर को सर्विस प्रोवाइड की होगी और उस कस्टमर ने सर्विस के बदले जो तुम्हारा अमाउंट था, जो तुम्हारा पेमेंट था, उसे डायरेक्टली बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ठीक है, तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी पर उसने सीधा अमाउंट तुम्हारे बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तो बैंक ने तुम्हारी पासबुक में पैसे ऐड कर दिए होंगे, मान लो 1000 रुपीज, पर उसने तुम्हें तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है ना, तो तुमने अपनी कैश बुक में तो अमाउंट नहीं ऐड किया होगा, आई एम श्योर। नाउ अब अगर 1 जनवरी को हम लोग हमारी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करेंगे, सो पासबुक में 1000 रुपीज प्लस होंगे और कैश बुक में नहीं प्लस होंगे, क्योंकि हमारे पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी, राइट? सो हमारे बैलेंस में डिफरेंस आएगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। सेम ये भी 7th पॉइंट की तरह है, बस उसमें कस्टमर ने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए थे, इसमें इंटरेस्ट और डिविडेंड डायरेक्टली तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ गया और तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं, बैंक ने तुम्हारे बिहाफ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। इंटरेस्ट तो तुम सब लोगों को पता ही है क्या होता है। डिविडेंड जब हम किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करते हैं सो हमें डिविडेंड रिसीव होता है। ठीक है, डिविडेंड भी काइंड ऑफ इंटरेस्ट की तरह समझ सकते हो तुम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तुम्हारे बैंक ने तुम्हारे बिहाफ पर इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर लिया। मैंने पहले बताया था कलेक्ट करने का मीन्स होता है ऐड करना। तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में ये दोनों चीजें प्लस होंगी, पर तुम्हें तो इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो क्या तुमने अपनी कैश बुक में दोनों चीजें प्लस की होंगी? नहीं प्लस की होंगी, राइट? अब अगर तुम अपनी कैश बुक और पासबुक का बैलेंस मैच करोगे सो तुम्हारी पासबुक में इंटरेस्ट और डिविडेंड एडेड होगा, बट तुम्हारी कैश बुक में ये दोनों चीजें नहीं ऐड होंगी। सो तुम्हारे बैलेंस में डिफरेंस आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय बैंक ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। कस्टमर के बिहाफ में बैंक ने डायरेक्टली पेमेंट कर दी। इसका क्या मतलब है? जैसे बैंक तुम्हारे बिहाफ पे इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट कर सकता है, तुम्हारे अकाउंट में ऐड कर सकता है, तुम्हारे बिहाफ पे कस्टमर से पैसे रिसीव कर सकता है, सेम तुम्हारे बिहाफ पे बैंक तुम्हारा पेमेंट भी कर सकता है। तुमने बैंक को बोल के रखा होगा कि पर्टिकुलर डेट पर मेरी ईएमआई पे कर देना आप,
तो बैंक ने उस डेट पर तुम्हारी ईएमआई पे कर दी, पर तुम्हें इस चीज की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ठीक है, मान लेते हैं 1 जनवरी को तुम्हारे बैंक ने तुम्हारे अकाउंट से 1000 माइनस किए एज इंस्टॉलमेंट। ठीक है, बट तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। सो क्या तुमने अपनी कैश बुक में ये 1000 रुपीज एज इंस्टॉलमेंट माइनस किया होगा? नहीं माइनस किया होगा। सो नाउ अब अगर तुम अपनी पासबुक का और कैश बुक का बैलेंस कंपेयर करो तो क्या वो मैच होगा? नहीं मैच होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पासबुक में 1000 एज एन इंस्टॉलमेंट माइनस है और कैश बुक में नहीं माइनस है। अंडरस्टैंड? सो नाउ अब हमारे पास टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन के सारे 9 पॉइंट्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब कैशबुक के बैलेंस और पासबुक के बैलेंस में डिफरेंस आने का सेकंड पॉइंट है हमारे पास एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। चलो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। एरर कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। देखो, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में टाइम गैप हो जाए ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा है। ठीक है ना, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करने में गलतियां भी तो हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। गलतियां आखिर इंसानों से ही होती हैं। इसमें हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं, एरर कमिटेड बाय द फर्म और एरर कमिटेड बाय द बैंक। या तो हमारी फर्म ने मिस्टेक कर दी हो एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त, या फिर बैंक ने मिस्टेक कर दी हो एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त। बिल्कुल, बैंक भी गलती करता है। बैंक क्या मिस्टेक कर सकता है? रिकॉर्ड्स रॉन्ग एंट्री इन द कस्टमर्स अकाउंट। कस्टमर के अकाउंट में बैंक ने गलत एंट्री कर दी। ठीक है, कस्टमर कौन? हम लोग बैंक के कस्टमर ही तो हैं। तो हमारे अकाउंट में बैंक ने गलती से गलत एंट्री कर दी। अब अगर गलती से बैंक हमारे अकाउंट में एंट्री करता है तो क्या ही हो जाएगा? या तो बैंक हमारे अकाउंट में पैसे ऐड कर देगा या फिर बैंक हमारे अकाउंट से पैसे माइनस कर देगा। तो इसमें भी यही हुआ, बैंक ने तुम्हारे अकाउंट से गलती से 1000 रुपीज माइनस कर दिए, रॉन्गली डेबिटेड। मैंने पहले ही बताया था कि बैंक जब भी डेबिट करेगा तो वो हमारे अकाउंट से अमाउंट माइनस करेगा। इसका रीजन मैंने ऑलरेडी बीआरएस के पार्ट 1 में समझाया था ना। बैंक ने गलती से 1000 रुपीज मेरे अकाउंट से माइनस कर दिए। क्या हम ये 1000 रुपीज अपनी कैश बुक से माइनस करेंगे? नहीं माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक ने गलती से माइनस किया ना, ये बैंक की मिस्टेक है। हम क्यों माइनस करें? हमारी गलती नहीं है। एंड ऑफ द डे अगर हम अपने बैलेंसेस को मैच करेंगे पासबुक के और कैश बुक के, तो ऑब्वियसली हमारी पासबुक में 1000 रुपीज माइनस हुआ होगा जो कि बैंक ने गलती से कर दिया, पर हमारी कैश बुक में नहीं हुआ होगा। सो हमारे बैलेंस नहीं मैच करेंगे ना। 1000 रुपीज बैंक ने हमारे अकाउंट से गलती से माइनस कर दिए। क्या हम ये 1000 रुपीज हमारी कैश बुक से माइनस करेंगे? नहीं माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक ने गलती की है ना, हमने थोड़ी ना गलती की है। हम क्यों माइनस करें? ठीक है, अब अगर बैलेंस को कंपेयर करें सो ऑब्वियसली हमारा बैलेंस नहीं मैच होगा बैंक की गलती की वजह से। ठीक है, अब हमारे पास फर्म की मिस्टेक्स हैं कि फर्म एंट्री रिकॉर्ड करते वक्त क्या क्या मिस्टेक कर सकती है। जिसमें फर्स्ट है हमारे पास चेक इशूड टू अ क्रेडिटर बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो लोग होते हैं जो हमें पैसे देते हैं जब भी हमें जरूरत होती है। ठीक है, ओमिटेड मीन्स भूल जाना। सो तुमने किसी क्रेडिटर को चेक इशू किया ₹10,000 का 1 जनवरी को। चेक इशू का मतलब पता ही है कि चेक दिया। ठीक है, अब 1 जनवरी को तुमने अपनी कैश बुक में ये 10,000 का अमाउंट रिकॉर्ड ही नहीं किया, तुम रिकॉर्ड करना भूल गए। ठीक है, अब ऑब्वियसली तुमने चेक इशू किया तो तुम्हारे अकाउंट से ये पैसे माइनस होने चाहिए ना, क्योंकि तुमने किसी को चेक दिया है तो तुम्हारे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। सो 10,000 रुपीज तुम्हें माइनस करने चाहिए, पर तुमने इसको माइनस नहीं किया, तुम भूल गए माइनस करना। सो अगर बैलेंस मैच करो तो क्या तुम्हारा बैलेंस मैच होगा? नहीं मैच होगा, क्योंकि हमारी पासबुक में तो रिकॉर्ड हो गया होगा ना। जब भी एक क्रेडिटर बैंक में चेक लगाएगा बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट देगा, पर हम तो रिकॉर्ड करना भूल गए ना, तो हमारा बैलेंस नहीं मैच होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। ये भी सेम पिछले वाले फर्स्ट पॉइंट की तरह है। मान लो ये चेक है तुम्हारे पास ₹10,000 की, ये तुमने बैंक में डिपॉजिट कर दी, तो बैंक तो हमारे अकाउंट में 10,000 रुपीज ऐड कर देगा, क्योंकि डिपॉजिट किया तो ऑब्वियसली पैसे आएंगे ना मेरे पास। तो बैंक हमारे अकाउंट में हमारी पासबुक में 10,000 रुपीज ऐड कर देगा, पर हम ये अमाउंट हमारी कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए। हमने 10,000 रुपीज हमारी कैश बुक में नहीं प्लस किए। अब अगर हम लोग पासबुक और कैश बुक का बैलेंस कंपेयर करेंगे तो हमारा बैलेंस ऑब्वियसली नहीं मैच होगा। आई होप ये पॉइंट क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारे पास एरर इन टोटलिंग एंड बैलेंसिंग द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। हमने हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम को टोटल करने में या फिर बैलेंस करने में मिस्टेक कर दी। इसके लिए पहले मुझे कैश बुक बनानी पड़ेगी, सो वेट फॉर 1 मिनट।
सो सबसे पहले आता है टोटलिंग मिस्टेक। टोटलिंग में क्या मिस्टेक हो सकती है? ये मेरी कैश बुक है, कैश कॉलम से ऑब्वियसली हमें मतलब नहीं है, हम सिर्फ बैंक कॉलम को देखेंगे। सो अगर हम डेबिट साइड के बैंक कॉलम को टोटल करें 2000, 1000 एंड 3000 तो हमारा आएगा 6000, पर मैंने गलती से 5000 यहाँ पे लिख दिया, ये मेरी टोटलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास बैलेंसिंग मिस्टेक। बैलेंसिंग मिस्टेक क्या होती है कि जब हम डेबिट से क्रेडिट को माइनस करते हैं या फिर क्रेडिट से डेबिट को माइनस करते हैं तो हमने बैलेंस करने में गलती कर दी हो। मान लो डेबिट का टोटल मेरा 6000 आएगा और क्रेडिट का टोटल है 3000। जब हम डेबिट से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो मेरा डिफरेंस आएगा 3000 का। सो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस CD ₹3000। मुझे लिखना 3000 चाहिए था क्योंकि मेरा बैलेंस 3000 का आएगा, पर मैंने गलती से यहाँ पर 2000 लिख दिया। सो ये मेरी बैलेंसिंग मिस्टेक हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। एंड नाउ फाइनली BRS का पूरा थ्योरी टॉपिक क्लियर हो गया है। हम लोगों ने सारे ही डिफरेंसेस पढ़ लिए हैं, चाहे वो टाइम गैप हो या फिर एरर कमिटेड हो। नेक्स्ट क्लास में आई विल सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स विथ वेरी सिंपल मेथड। ट्रस्ट मी, इट इज वेरी सिंपल, सो स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। नेक्स्ट वीडियो भी बहुत जल्दी आ जाएगी। और अगर आज की क्लास समझ आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, इससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा तुम लोगों के लिए डिफिकल्ट टॉपिक को भी इजी तरीके से पढ़ाने का। लास्टली मैंने BRS का पार्ट 1 वीडियो के एंड स्क्रीन पर मेंशन कर दिया है, सो तुम लोग वहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली वीडियो पर जा सकते हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना या फिर इंस्टा पर मैसेज कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।